हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय को पढ़ाते हैं। आने वाले समय में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम अप्रैल 18-19 को निर्धारित है। दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यह पेपर हम जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 वाला एग्ज़ाम, जो 16 अप्रैल 2025 को हुआ था, किंतु पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम कुल 3 सेटों में करके ये 70 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पहली क्लास है, 20 प्रश्न इस सेट में रहेंगे। उसके बाद दूसरे और तीसरे में 20 और 30 करके हम लोग वीडियो को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आयोग के आंसर रहे हैं उसको विश्लेषण के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैच द कॉलम। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ जो है संबंधित पुस्तकें हैं, किस विद्वान ने लिखा हुआ है। W. रोस्टो की बुक सामने लिखा हुआ है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। योगेंद्र सिंह के सामने लिखा हुआ है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पीटर बर्जर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यह पुस्तक जो है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उल्रिच बैक की पुस्तक दिया है रिस्क सोसाइटी। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें सभी पुस्तक, जैसे उल्रिच बैक की पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो ये रिस्क सोसाइटी, यह पुस्तक जो है, इस पे डेट नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों लिख लीजिए आप लोग, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। रिस्क सोसाइटी पुस्तक जो है ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बाकी सबकी तो लिखी हुई है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। तो रिस्क सोसाइटी पुस्तक उल्रिच बैक की है, और पीटर बर्जर और लकमैन दोनों व्यक्तियों ने मिल करके लिखा हुआ है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। यह कई बार परीक्षाओं में ऐसे सिंगल भी पूछा जाता है और मैच द कॉलम में भी पूछा जाता है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन की बात करेंगे तो ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। उसके बाद बात करेंगे W. रोस्टो, तो एक ही विद्वान बचे हुए हैं और एक ही बुक बची हुई है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है रोस्टो की बुक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 बुक ऑप्शन नंबर ए में है, तो एक विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में किसने फासिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिए दोस्तों, यह अभी तक मैंने जहाँ तक भी अध्ययन किया था इस तरीके के प्रश्न नहीं आए थे। ये दूसरी भाषा के शब्द हैं, ये संभवतः जर्मन शब्द के भाषा के शब्द हैं। तो यह सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने वाली होती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में जो कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ा होता, कहीं पे भी मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न रहा है। तो फासिफाइबिलिटी की बात करेंगे तो यह कार्ल पार्पर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्ल पार्पर द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है। आधुनिकता को जोखिम संस्कृति के रूप में किसने बताया हुआ है। मॉडर्निटी इज ए रिस्क कल्चर की बात करते हैं, रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाते हैं उल्रिच बैक। अभी पहले ही प्रश्न में बात हुआ था, लेकिन ये पूछा है मॉडर्निटी इज ए रिस्क कल्चर की बात किसने किया है। विकल्प में है M. कॉस्टेल, हैबरमास, जैक डरीडा, एंथोनी गिडिंस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉडर्निटी को रिस्क कल्चर के रूप में जो है एंथोनी गिडिंस महोदय ने
बताया हुआ है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में एंथोनी गिडेंस से लगभग हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षाओं की बात करेंगे तो उसमें गिडेंस से 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो इससे जान लीजिए, इनसे कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एंथोनी गिडेंस ने एक बात किया है, संरचनाकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने आधुनिकता को कई नामों से पुकारा है। जैसे इन्होंने आधुनिकता को जगरनाट कहा है, भगोड़ा समाज कहा है। उसके बाद इन्होंने आधुनिकता की तुलना बेलगाम घोड़े से किया है, बेलगाम इंजन की बात करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो वैश्वीकरण है ये आधुनिकता की देन है, कि वर्तमान समय में जो वैश्वीकरण देखने को मिल रहा है ये आधुनिकता की वजह से आया हुआ है। एक अवधारणा इनकी और प्रचलित है कि वैश्वीकरण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, मतलब वैश्वीकरण में द्वंद्व देखने को मिलता है। और इन्होंने एक अवधारणा और दिया हुआ है जो कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। ये बात करते हैं प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। और उसके बाद इन्होंने आधुनिकता के समय में समय, स्थान, दूरीकरण की चर्चा करते हैं और कई चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है, ये पूछा है। दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है। विकल्प में है लॉटरी विधि, स्नोबॉल निदर्शन, फीसर और इट्स तालिका का प्रयोग, टिफ्ट तालिका का प्रयोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निदर्शन जिसे सैंपलिंग इंग्लिश में कहा जाता है, सैंपलिंग के दो प्रविधियां हैं। एक को कहा जाता है संभाव्य, दूसरे को कहा जाता है गैर संभाव्य। संभाव्य निदर्शन या सैंपलिंग उसे कहा जाता है जिस एरिया या जिस पॉपुलेशन का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उसके सभी के चुने जाने की संभावना सेम होती है, तो उसे हम संभाव्य निदर्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा गैर संभाव्य, जो हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं हम उसी का लेते अध्ययन करते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। यानी इसमें हम सभी को चुनाव नहीं करने की संभावना, सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती है। तो ये पूछा है दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है। तो दैव निदर्शन की बात करेंगे तो लॉटरी विधि दैव निदर्शन में आता है, फिशेज एंड इट्स तालिका प्रयोग दैव निदर्शन में आता है, टिप्पट की बात करेंगे दैव निदर्शन में आता है। जबकि स्नोबॉल सैंपलिंग या निदर्शन की बात करेंगे तो यह जो है गैर संभाव्य निदर्शन के अंतर्गत आता है। इसमें यह उद्देश्य परक होता है। और स्नोबॉल सैंपलिंग निदर्शन जो होता है इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसमें हमें जब किसी पॉपुलेशन जिसका हमको अध्ययन करना है ज्ञात नहीं है तो हम सिर्फ 1-2 पर्सन को ज्ञात करते हैं, फिर उसके माध्यम से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे के से चौथे के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो निदर्शन का सैंपलिंग का साइज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसको बोला जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे इसका उदाहरण क्यों स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है, जैसे बर्फ़ की गेंद होती है उसको थोड़ा सा छोटा सा भी बना करके आप बर्फ़ पे जैसे लुढ़काएंगे तो बर्फ़ से दूसरी बर्फ़, दूसरी से तीसरी बर्फ़ लिपटती जाती है और वह गेंद क्या होता है, बड़ा होता जाता है। उसी प्रकार से एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को हम निदर्शन में लेते जाएंगे, तब इसे हम क्या कहेंगे, स्नोबॉल सैंपलिंग। हमारा निदर्शन क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो यह जो होता है गैर संभाव्य में आता है, यह दैव निदर्शन का पार्ट नहीं है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रमुखतः विभेदक पैमाने के मापन से जुड़ा है। विभेदक पैमाने के मापन से कौन जुड़ा हुआ है ये पूछ रहा है। L.L. थर्स्टन, जे लिंकर्ट, कार्ल पियर्सन या लुइस गटमैन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी लगभग मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन यह जो है विभेदक पैमाने के मापक से कौन जुड़ा हुआ है, तो एल थर्स्टन, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने मानव मिति की बात करते हैं, मानव मिति दोस्तों हाथ से लिखने में दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग जान लीजिएगा, ये मानव मिति की चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ ये जो है आईक्यू लेवल, बुद्धि के परीक्षण के लिए आईक्यू लेवल का भी पैमाना इन्हीं द्वारा दिया गया है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर किस नाम से प्रचलित रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं उसको, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या होता है। 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से स्वीडन की राजधानी जो है वहाँ पे एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में ही, और यह 5 जून को शुरू हुआ था, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है इस दिन को। इसी समिति में जो है यह निर्णय लिया जाता है कि एक समिति या आयोग का गठन किया जाएगा जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस आयोग का नाम जो होगा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा आयोग बना था, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है WCED। यह 1972 की सम्मेलन के बाद 1987 में यह आयोग बनाया जाता है, और इस आयोग के जो है अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, इसलिए इस आयोग को ब्रटलैंड आयोग भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ पूछा है कि रिपोर्ट किसके नाम से जाना जाता है, तो यह ब्रटलैंड आयोग था, तो इसे ब्रटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि 1987 में जब ये रिपोर्ट आती है, इसी में सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भी इसी आयोग के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 7वां प्रश्न है, किसने भारतीय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की सूचिता के आधार पर विश्लेषण किया है। भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तो ध्यान रखिएगा उसमें पूछा है जाति व्यवस्था की सूचिता, तो इसमें जो सभी विद्वान दिए हुए हैं उसमें से एक ही विद्वान है जो भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, वो हैं आपके लुई डूमा। जबकि हम BR अम्बेडकर की बात करेंगे तो यह दलितवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। NK बोस की बात करेंगे तो ये सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य लुई डूमा महोदय हैं, और इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को सूचिता और प्रदूषण, दोस्तों ये जाति को सूचिता और प्रदूषण के नाम से व्याख्या करते हैं, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। लोक नगर सातत्य, फोक अर्बन कंटिन्यूम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड, SC दुबे, AR देसाई, D एंडरसन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोक नगर सातत्य यानी कि गांव और नगर अब जो है अलग अलग नहीं रहे हैं, इनके बीच सांस्कृतिक, कल्चरल और तमाम तरीके के आदान प्रदान होते रहते हैं, इसलिए इसी को
पूरी तरीके से अलग नहीं बताया जा सकता कि यह शहर है पूरी तरीके से, यह अब गांव है, क्योंकि शहर की वस्तुएं भी अब गांव में मिलती हैं, गांव की चीज़ें भी अब शहरों में देखने को मिलता है। इसी को कहा जाता है लोक नगर सातत्य। और यह अवधारणा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय द्वारा दिया गया है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, नई किताब है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये नई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प में है क्लब ऑफ रोम, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1991, थॉमस माल्थस 1798, यूनाइटेड नेशन 1972। तो द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक जो है क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई थी 1972 ईस्वी में। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। एक और पुस्तक बार बार पूछी जाती है जो माल्थस की पुस्तक है, वह 1798 ईस्वी में आई थी। एस्से इन पॉपुलेशन करके इनकी पुस्तक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। 1798 में माल्थस की बुक आती है, जनसंख्या पे सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है जिसमें जनसंख्या के सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुईस वर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नगरवाद अर्बनिज्म की विशेषता नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि नगरवाद की अवधारणा किसने दिया है, तो लुईस वर्थ ने। इस चीज़ को तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नगरवाद की अवधारणा लुईस वर्थ महोदय द्वारा किया है। इन्होंने नगरवाद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है कि यह चीज़ें नगरों में जो भी क्षेत्र नगर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं उनमें यह विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे क्षणभंगुरता उसमें देखने को मिलती है, जो क्षेत्र नगर में या नगरीय जीवन शैली को अपनाए हुए हैं उसमें क्षणभंगुरता देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, यानी सभी दूसरे व्यक्तियों से परिचित नहीं होते हैं, और सतहीपन पाया जाता है। संबंधों में बनावटीपन और सतहीपन देखने को मिलता है। और धार्मिकता जो है यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, ये बताया था। तो इन्होंने धार्मिकता को महत्व नहीं दिया था। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा कि इन्होंने नगरवाद के अंतर्गत धार्मिकता की बात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक सिद्धांत स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है। अभी दोस्तों मैंने दूसरा तीसरा प्रश्न जब मैं बता रहा था तो उसमें आप लोगों को इसकी चर्चा भी किया था। संरचनात्मक सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की बात करेंगे तो यह जो है विकल्प में डी विकल्प में है एंथनी गिडेंस महोदय ने। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथनी गिडेंस महोदय की है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन और आर तर्क दिया हुआ है, उससे बताना है दोस्तों कि क्या होगा। दिया हुआ है कि सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांत के परीक्षण उनकी चुनौतियों के संबंध में अध्ययन से संबंधित हैं। यह बात तो सही है कि कोई भी सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो वर्तमान में जो शोध हुए हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में, वह चीज़ और कुछ नई चीज़ों को खोज के लिए होते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, यह नवीन प्रमाणों के प्रकाशन में उसमें संशोधन करता है। ये भी सही है कि जो चीज़ें नवीन हैं उनके प्रमाण और उसमें जो भी संशोधन करने होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न पे आते हैं, किसने तर्क दिया था कि राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है। विकल्प में है
अर्नेस्ट गेलनर, बी एंडरसन, गस मार्टिन, मार्टिन शाह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं। यानी राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, यह सब किसके, आधुनिक सभ्यता की वजह से उत्पन्न हुए हैं। तो अर्नेस्ट गेलनर महोदय ने कहा है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुई डूमा। अभी ये मैंने इनके ऊपर चर्चा भी किया था दोस्तों। लुई डूमा भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए विद्वान हैं। डूमा ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा प्रतिपादित किया है। ये पूछा है कि कौन सा उपागम है। एक तो इनका भारतीय विद्याशास्त्री उपागम और भारत की जाति व्यवस्था के संदर्भ में है। दूसरा इन्होंने जो है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया हुआ है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम, भारतीय विद्याशास्त्री उपागम की बात करेंगे, भारत की जाति व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है दो होमो हराइकस, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया था। एस.सी. दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया हुआ है। तो बात करेंगे रामपुरा गांव। रामपुरा गांव का अध्ययन जो है ऑस्कर लेविस महोदय ने किया था। ऑस्कर लेविस ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। श्रीपुरम की बात करेंगे तो ये आंद्रे वेत्ते ने इस गांव का अध्ययन किया था। और एस.सी. दुबे जो है समीरपेट गांव का अध्ययन करते हैं। समीरपेट गांव जो है वर्तमान समय में तो यह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। जब एस.सी. दुबे ने इस गांव का अध्ययन किया था तो यह गांव उस समय आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र प्रदेश के समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। तो हो सकता है परीक्षा में घुमा के पूछ दे, तो इतना ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में था। यदि अब वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य दिया रहे ऑप्शन में तो आप तेलंगाना को ही लगाइएगा, क्योंकि यह गांव अब तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, एस.सी. दुबे ने 2 और गाँव का अध्ययन किया है। एक गाँव की बात करेंगे तो रणखाड़ी गाँव, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है, उस रणखाड़ी गांव का भी अध्ययन इन्होंने किया है। और बनारस जिले, जो उत्तर प्रदेश का बनारस जिला है, वहाँ पे एक गांव है सोनपुर, उस गांव का भी अध्ययन जो है एस.सी. दुबे महोदय ने किया है। तो 3 गांवों का अध्ययन किया है। जनजातियों में बात करेंगे तो ये कमार जनजाति का अध्ययन करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं द कमार, पुस्तक भी इन्होंने लिखा हुआ है। और इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था, उस कार्यक्रम का जो है समीक्षा भी किया हुआ है और एक पुस्तक लिखते हैं द इंडिया चेंजिंग विलेजेस। इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक जो है किस पे आधारित है, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा है, जो किसने किया था, एस.सी. दुबे ने। तो कई बार ये परीक्षाओं में पूछा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न है, कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार अथॉरिटी को वर्ग का निर्धारक माना है। यानी कि वर्ग के निर्धारण में सत्ता को महत्वपूर्ण माना है कि सत्ता की वजह से वर्ग का निर्धारण होता है। किसने कहा है। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, आर कॉलिंस, आर डेहरनडॉर्फ, एल कोजर। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने तो समान आर्थिक परिस्थितियों को इन्होंने वर्ग के रूप में माना था कि एक प्रकार की आर्थिक शक्तियों से जुड़े हुए लोगों की जो वर्ग होता है ये आर्थिक आधार पे बांटा हुआ है। सत्ता के आधार पे बात करेंगे तो राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय ने बांटा हुआ है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। राल्फ डेहरनडॉर्फ ने जो है सत्ता के असमान वितरण को ही, यानी कि समाज में सत्ता असमान रूप से वितरित है, इसी वजह से समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। तो डेहरनडॉर्फ ने इसके बारे में बात किया था। इसके साथ इन्होंने
निगमित पूंजीवाद कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि निगमित पूंजीवाद की अवधारणा किसने दिया है। इसको कारपोरेट, इंग्लिश में लिखा जाता है कारपोरेट पूंजीवाद और हिंदी में निगमित पूंजीवाद। तो इसकी अवधारणा जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय द्वारा दिया गया है। जैसे अब क्या है, अब कोई एक पूंजीपति नहीं होता है, कई लोग मिल करके ऐसी संस्थाओं का, उद्योगों की स्थापना करते हैं। इसे निगमित पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसमें अनिवार्य रूपी समन्वित संघ, इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, जिसे आईसीए के नाम से जाना जाता है, ये किसने कहा है, ये पूछा हुआ है। C.W. मिल्स, R. डेहरनडॉर्फ, S.F. नाडेल, A.G. फ्रैंक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीए में जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ का नाम आता है। इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन की बात राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय करते हैं, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात किया है। फिर से पढ़ देख लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकारपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात किसने किया है। विकल्प में है E. कार्बिन, M. कन्नौर, L. कोजर, R. कोनेल। तो आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात करेंगे तो R. कोनेल महोदय द्वारा कहा गया है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जान पियाजे, मनोवैज्ञानिक जान पियाजे की बात कर रहे हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा यानी कि कोई भी बच्चा जो होता है वो समाज के नियम कानूनों को किस स्तर पे किस तरीके से वो सीखता जाता है, उसको कई स्टेजेस में बताया हुआ है। तो वो उनको जो है क्रम से बताना है कि क्रमबद्ध करना है, किस क्रम पे जो है जान पियाजे महोदय ने इसका समाजीकरण के संदर्भ में उपयोग किया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। विकल्प में है, ऑप्शन है एक जो है पूर्व संचालन चरण, ठोस परिचालन चरण, संवेदी मोटर चरण, उसके बाद औपचारिक परिचालन चरण। बात करें दोस्तों तो इन्होंने सबसे पहली बात पहले नंबर पर रखा है संवेदी मोटर चरण, एक नंबर में 3 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे जो है दूसरे नंबर पे 1 आएगा पूर्व संचालन चरण, इसके 2 हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ठोस परिचालन चरण, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और औपचारिक परिचालन चरण को इन्होंने 4 पे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 1 2 4 3 1 2 4 जो है सी विकल्प में है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है कि जान पियाजे जो महोदय द्वारा जो है संज्ञानात्मक स्तर के चरणों को जो बताया हुआ है, 4 चरण हैं, इसके क्रम को निर्धारित करना है, तो ये चारों क्रम दिए हुए हैं। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ए दिल्ली। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ए दिल्ली विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा हुआ है। ये भी पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। तो ये पुस्तक जो है विकल्प में है S.C. दुबे, B.R. चौहान, M.N. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो यह पुस्तक जो है ऑस्कर लेविस महोदय की है।
तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 20 प्रश्न, पहले सेट का 20 प्रश्न यहीं पे पूर्ण होते हैं। अगले आने वाले 2 वीडियो में दूसरी क्लास में भी 20 क्वेश्चन और तीसरी क्लास में 30 क्वेश्चन करा के इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले भी हमने जो भी हायर एजुकेशन द्वारा पेपर कराए गए हैं उसको हमने सॉल्व कराया है, और आयोग के जो आंसर होते हैं दोस्तों हम उसी आंसर को बताते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।